रिवाइज कर लेंगे हम। इसके अलावा अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो एटम के स्ट्रक्चर से, तो आपको पता है एटम जो है बेटा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसको ड्राइव किया गया है एटमोस से, और जिसका मतलब है इंडिविजिबल। मतलब पहले कंसेप्ट यही था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ये कंसेप्ट दिया था एक डेमोक्रेट जो था, यूनान का फिलोसोफर था डेमोक्राइट्स। उसने कहा था कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। उसके बाद जॉन डाल्टन जो एक हाई स्कूल का टीचर था, उसने भी 1808 के अंदर यही कंसेप्ट दिया था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। कि मैटर जो है वो छोटे और न तकसीम होने वाले ज़रात का बना हुआ है जिसको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, उसकी भी थ्योरी है डाल्टन थ्योरी जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, मगर आजकल की जो रिसर्च है, जो मॉडर्न रिसर्च है, उसने ये प्रूव कर दिया कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। एटम फर्दर डिवाइड हो जाता है। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, मेसन्स, हेब्रोन। ठीक है, और ये एटम्स के पार्टिकल्स हैं तकरीबन 100 से ज्यादा, मतलब 100 के करीब पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर दरियाफ्त हो चुके हैं मॉडर्न थ्योरी। मगर उनमें सबसे जो अहम पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ने हैं, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ना है। अच्छा, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ना है, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है। तो ये 3 पार्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ज्यादा जो हम पढ़ेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो इस चैप्टर के अंदर यही पार्टिकल्स हैं जिनकी हमने स्टडी करनी है। बाकी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी हमने स्टडी नहीं करनी है, मगर आपको पता है कि एटम के अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं। अच्छा, तो अब ये पार्टिकल्स किस तरह दरियाफ्त हुए, इनकी जो डिस्कवरीज थी बेटा, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स से इनकी डिस्कवरीज का पता चलता है। देखो सिंध की बुक में लिखा हुआ है फेराडे एक्सपेरिमेंट, ये हेडिंग याद कर लो कम से कम। फेराडे एक्सपेरिमेंट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फेराडे का एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के वजूद के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन का वजूद रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वजूद है। तो फेराडे एक्सपेरिमेंट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फेराडे का एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करता है किसको, कि इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस है। तो फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी सॉल्यूशन में से। ठीक है, मगर ये पंजाब की बुक में या फेडरल की बुक में टॉपिक है ही नहीं, इंक्लूड नहीं है। बीएमसी के टॉपिक में भी इंक्लूड नहीं है। मगर ये कि आपको हेडिंग कम से कम पता होनी चाहिए कि फेराडे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पहले कभी क्वेश्चन आया भी नहीं है फेराडे के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, मगर फिर भी हमें याद होना चाहिए कि फेराडे एक्सपेरिमेंट किसको इंडिकेट करता है। तो ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, फेराडे एक्सपेरिमेंट इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद है क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर देखो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। देखो फेराडे एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो सॉल्यूशन में से होती है, और सॉल्यूशन में से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। जब उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आयंस मूव करते हैं अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और वहां इलेक्ट्रोड्स पर जाकर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं बाय द गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, न्यूट्रल पार्टिकल में तब्दील हो जाएंगे। जो फेराडे ने कहा था कि जब ये आयंस मूव करते हैं अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, तो वहां पे ये आयंस होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, इनके ऊपर चार्ज खत्म हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं। तो फेराडे ने इनके ऊपर चार्जेस वैल्यू की, फेराडे ने इन आयंस के ऊपर चार्जेस वैल्यू की कि कौन से आयन के ऊपर कौन सी चार्ज है और कितनी चार्ज है, वो अमाउंट भी कैलकुलेट किया था, और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को भी कैलकुलेट किया था। सपोज करते हैं कॉपर क्लोराइड है, और जब कॉपर क्लोराइड में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कॉपर आयंस कैथोड पर जाते हैं, और जो क्लोराइड आयंस है वो एनोड की तरफ जाते हैं। जब वो आयंस इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन करके न्यूट्रल होते हैं, और जो नेगेटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो फेराडे ने इन आयंस के ऊपर चार्ज वैल्यू दी थी कि कॉपर के ऊपर कितनी चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर कितनी चार्ज है, वो अमाउंट से कैलकुलेट किया था, और साथ में इनका अमाउंट भी कैलकुलेट किया था कि कॉपर कितने ग्राम डिपॉजिट होंगे कैथोड पर, और क्लोरीन गैस कितनी लिबरेट होगी एनोड पर, वो भी इसने अमाउंट कैलकुलेट किया था। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा
इसके में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसको हम ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, मगर ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था इसका। अच्छा, उसके बाद है क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में या क्रोक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं गैस में से, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं गैस में से। और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए मैं आपको बता दूं किस किस की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया गया, प्रोटॉन को दरियाफ्त किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्सरेज दरियाफ्त हुए, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से एक्सरेज भी दरियाफ्त हुए। और जो प्लाज्मा स्टेट है, जो मैटर की चौथी स्टेट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, वो भी दरियाफ्त हुई। प्लाज्मा स्टेट के साथ साथ एक्सरे जो दरियाफ्त हुई, एक्सरे के साथ एटॉमिक नंबर भी दरियाफ्त हो गया। हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया था, वो एक्सरे की मदद से दरियाफ्त किया था। और इसके अलावा जो हम आयोनाइजिंग पोटेंशियल मालूम करते हैं एलिमेंट्स की, उसमें भी हम क्या करते हैं, गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करके मालूम करते हैं। बेटा जो आईपी मालूम करते हैं, आयोनाइजिंग पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट के निकालते हैं, तो उसके लिए जो हम तरीके का इस्तेमाल करते हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट पास करना, किसमें से, गैस में से। गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसकी आयोनाइजिंग पोटेंशियल हम मालूम करते हैं। तो ये सारी चीजें देखो, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए दरियाफ्त होगी या क्रोक्स ट्यूब के जरिए दरियाफ्त होगी। तो देखो डिस्चार्ज ट्यूब या क्रोक्स ट्यूब में एक गिलास की बनी हुई इलेक्ट्रोड, मतलब गिलास की बनी हुई ट्यूब होती है। देखो गिलास की एक बनी हुई ट्यूब होती है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को फिट किया जाता है। उनके जो दो एंड्स हैं वहां पे दो मेटल की प्लेट्स को फिट करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, एक को जोड़ते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एक को जोड़ते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, उसको हम कहते हैं कैथोड। और दूसरे को जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिसको हम कहते हैं एनोड। तो इसको मतलब एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और दूसरे को जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये बेटा डिस्चार्ज ट्यूब की, ये देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ठीक है। इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। ये गिलास की बनी हुई ट्यूब है, इसके अंदर गैस को फिल किया जाता है। इसके अंदर हम गैस भरेंगे लो प्रेशर पे। देखो गैस को फिल किया जाता है, प्रेशर लो रखा जाता है। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर में से गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करना डिफिकल्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए दो चीजें देखी जाती है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए एक तो लेंथ ऑफ द ट्यूब देखा जाता है। देखो एक तो देखा जाता है लेंथ ऑफ द ट्यूब। अच्छा, दूसरा देखा जाता है कि गैस का प्रेशर कितना है, ठीक है। क्योंकि गैस नॉर्मली मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आयन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करना आसान है, मतलब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करना आसान है, मगर गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करना मुश्किल है। इसलिए गैस में से जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो प्रेशर को हम लो रखते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स कम हो और कम मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करना आसान हो। इसका मतलब है जब गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो प्रेशर को लो रखते हैं ताकि लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स कम होंगे और कम मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करना आसान होगा। इसका मतलब है गैस में से जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं गैस को पहले आयनाइज किया जाता है। देखो जब भी गैस को हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैस को हम क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे। जब तक गैस आयनाइज नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, क्योंकि मीडियम गैस है, ठीक है, गैस न्यूट्रल है, उसमें से करंट पास नहीं होगा। इससे गैस को आयनाइज करना पड़ेगा, गैस में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। अगर सब कहते नियॉन है तो नियॉन को भी आयनाइज करना पड़ेगा, अगर हीलियम है तो हीलियम को भी आयनाइज करना पड़ेगा। जो भी गैस है उसको पहले हमने आयनाइज करना है, उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करना आसान होगा। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करना मुश्किल होगा, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो कम मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करना इजी होगा। इससे गैस में से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो प्रेशर को लो रखते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स कम हो और फ्यू मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनको आयनाइज करना क्या होगा, इजी होगा, आसान होगा। तो लो प्रेशर पर
लो प्रेशर पे जो प्रेशर रखा जाता है यहाँ पे, सिंध की अगर बुक में आप देखोगे तो फाइनल जो प्रेशर लिखा गया वो 0.001 0.001 है, ठीक है। और इस पंजाब की बुक में लिखा हुआ है 0.01 और सिंध की बुक में है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सिंध की बुक में 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कि इतना प्रेशर रखेंगे। अब इसका मतलब है, अब देखो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जब एक्सपेरिमेंट ये किया गया था पहले प्रेशर को हाई रखा गया, प्रेशर पहले नॉर्मल था, समझे 1 एटमॉस्फेयर था या 760 टार था, और वोल्टेज दिए गए 5000 से 1000 तक वोल्टेज दिए गए, मतलब 5000 से 10000 तक वोल्टेज दिए गए, फिर भी उसमें से करंट पास नहीं हुआ क्योंकि गैस आयनाइज ही नहीं हुई, ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे वो आयनाइज हुई नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो नहीं हुआ। उसके बाद आस्ते आस्ते प्रेशर को कम किया गया, प्रेशर को रिड्यूस किया गया। देखो पहले फ्यू मिलीमीटर रखा गया, अब पहले फ्यू सेंटीमीटर, उसके बाद फ्यू मिलीमीटर, इसका मतलब प्रेशर को आस्ते आस्ते कम कर देंगे। जब प्रेशर को उन्होंने रखा फ्यू मिलीमीटर तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड जो थे वो रोशन हुए, जो 2 इलेक्ट्रोड थे वो ग्लो करने लगे और बाकी ट्यूब डार्क थी। जब प्रेशर को और कम किया गया तो एनोड वाली साइड रोशन हो गई, जो एनोड वाली साइड थी वो रोशन हो गई। अच्छा, उसके बाद प्रेशर को और कम करके पंजाब की बुक में लिखा हुआ है 0.01 और सिंध की बुक में लिखा हुआ है 0.001 मिलीमीटर रखा गया, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूरी ट्यूब की वो रोशन हो गई, जो पूरी ट्यूब की वो रोशन हो गई। एक्चुअली वो रोशनी थी वो रेज की वजह से आ रही थी, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रही थी, क्योंकि गैस आयनाइज हो, जब गैस में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो गैस आयनाइज हो जाती है, आयंस में तब्दील हो जाती है, ठीक है, और आयंस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरी गैस को आयनाइज कर देते हैं। सपोज करते हैं नियॉन है, नियॉन आयनाइज हो गई, एक पॉजिटिव आयन बन गए, दूसरे बन गए इलेक्ट्रॉन्स, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कैथोड रेज। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली है कैथोड रेज है, और ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं इनको हम कहते हैं एनोड रेज। मगर पहले जो दरियाफ्त हुए थे वो कैथोड रेज दरियाफ्त हुए। हमारे उन्होंने कहा कि जब गैस में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कुछ रेज निकलते हैं, कुछ शुआएं निकलती हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, उनको हम कहते हैं कैथोड रेज। एक्चुअली वो कैथोड रेज नहीं मगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब गैस आयनाइज होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गैस को आयनाइज करते हैं, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करते हैं। इस तरह सारी गैस आयनाइज होती जाती है और उसी आयनाइज स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा भी कहते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ। ये जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये एनोड रेज हैं, प्रोटॉन्स भी कहते हैं। प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट हम पढ़ कर आए थे कि प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, ये गैस है, आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये अनआयनाइज्ड गैस है क्योंकि नियॉन पूरी गैस आयनाइज नहीं हुई है, कुछ आयनाइज हो गई है, उस पूरे का मिक्सचर है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। बेटा ये जो ट्यूबलाइट समझे ये इसके अंदर ये प्लाज्मा है क्योंकि इसके अंदर गैस भी है, आयन्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है। और उसके बाद जो एक्सरेज हैं वो भी दरियाफ्त हुए, आगे मैं पढ़ाऊंगा एक्सरेज। और उसके बाद आयनिक पोटेंशियल, जाहिर है गैस जब नियॉन आयनाइज होगी तो उसको हम एनर्जी देंगे, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनिक पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए दरियाफ्त हुई या क्रोक्स ट्यूब के जरिए दरियाफ्त हुई। तो डिस्चार्ज ट्यूब या क्रोक्स ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें से हम गैस को फिल करते हैं लो प्रेशर, और जब लो प्रेशर पर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसको देते हैं तो वो गैस आयनाइज हो जाती है, उसमें से रेज निकलते हैं, उसमें से शुआएं निकलती हैं। उन शुआओं को हम कहते हैं कैथोड रेज, जो कैथोड से निकल करके इधर जाती है, एनोड की तरफ जाती है। अच्छा, ये जो कैथोड रेज हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, और जे पेरी ने कहा था ये जो कैथोड रेज हैं ये मैग्नेट के पॉजिटिव पोल की तरफ उड़ते हैं। ये जो मैग्नेट के पॉजिटिव पोल की तरफ उड़ते हैं, मैग्नेट फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और मैग्नेट के पॉजिटिव पोल की तरफ उड़ते हैं, तो इसका मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, उसके बाद जे थॉम्सन ने कहा था कि ये जो कैथोड रेज हैं
फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये पेरिन ने कहा था ये जो कैथोड रेज हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और जे थॉमसन ने कहा था ये कैथोड जो रेज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ते हैं। तो इसका मतलब है इनके ऊपर जो चार्ज होती है अच्छा बेटा देखें दोबारा नेट चला गया था बीच में। अच्छा तो देखो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। सही है। ओके अच्छा ठीक है। तो बेटा ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके देखो इसके अंदर ये दो मेटल की प्लेट्स हैं, ये है कैथोड और ये है एनोड। और ये कैथोड है और इसके अंदर मैंने भरी है गैस। ये वैक्यूम पंप है। देखो वैक्यूम पंप है किसके लिए? गैस के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। अगर गैस के मात्रा ज्यादा है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है तो ये वैक्यूम पंप है गैस के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, गैस के प्रेशर को कम करने के लिए। तो जब प्रेशर को हम लो रखेंगे 0.01 मिलीमीटर मरकरी तो ये जो गैस है वो आयनाइज हो जाएगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं कैथोड रेज। ये बेटा कैथोड रेज है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। चार्ज कौन सी होती है? नेगेटिव है। और ये कैथोड रेज कैथोड से निकलते एनोड की तरफ जाते हैं। ये कैथोड रेज कैथोड से निकलते एनोड की तरफ जाते हैं और ये ट्यूब के वाल्स के साथ टकराते हैं। तो टकराने से क्या होता है? रोशनी पैदा होती है, फ्लोरेसेंट पैदा होती है। ठीक है, तो इन रेज को कहा जाता है कैथोड रेज। पहले कहा जाता था कैथोड रेज, आजकल उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनको कैथोड को आजकल क्या हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो समझे इलेक्ट्रॉन की ये डिस्कवरी है। जो कैथोड की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी समझे इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज हैं, जो हम कैथोड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हाँ, इसके अंदर भी देखो वही बात कही गई है। कहता है डिस्चार्ज ट्यूब फिटेड विथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, जिसके अंदर 2 मेटल की प्लेट्स हैं। बेटा उसके अंदर 2 मेटल की प्लेट्स हैं, एक कैथोड है दूसरा एनोड। अच्छा उसके अंदर हमने फिल क्या किया? गैस फिल की है, एयर या वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस। या तो उसके अंदर आप गैस फिल करेंगे या एयर फिल कर देंगे या किसी के वेपर्स हो, सोडियम वेपर्स हो। बेटा किसी के वेपर्स हो, वेपर्स भी गैस हैं, एयर भी फिल कर सकते हो या कोई गैस फिल कर दो, नियॉन फिल कर दो, उसके अंदर कोई भी गैस इसके अंदर फिल कर सकते हैं। एट एनी डिजायर्ड प्रेशर द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। जाहिर इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे किससे? हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किससे करते हैं? हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और एनोड को जोड़ेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अच्छा ट्यूब इज अटैच्ड विद वैक्यूम पंप। इसके अंदर वैक्यूम पंप भी रखा हुआ है गैस के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, गैस के प्रेशर को लो करने के लिए। तो बेटा ये इसका इंट्रोडक्शन है जो आपको हमने पढ़ लिया था इसके अंदर। अच्छा उसके बाद है इट इज ऑब्जर्व दैट
डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस, क्योंकि गैस में से आम प्रेशर पे करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा। ऑर्डिनरी प्रेशर पे गैस में से करंट पास नहीं होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है और मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता नॉर्मली, इवन एट हाई वोल्टेज, भले आप हाई वोल्टेज भी दे दें। अच्छा, व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस्ड, जब प्रेशर को हम रिड्यूस करते हैं और हाई वोल्टेज देते हैं 5000 से 10000 तक हाई वोल्टेज देते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू करेगा। उसके बाद गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, गैस आयनाइज हो जाएगी और यूनिफॉर्म ग्लो नजर आएगा किसके अंदर, ट्यूब के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है ये, जब प्रेशर को रिड्यूस करते हैं 0.01 डार तक या 0.01 मिलीमीटर तक, सम रेज प्रोड्यूस्ड, कुछ रेज बनेंगे, कुछ श्वाएं बनती है जो फ्लोरेसेंट पैदा करती है गिलास के वाल्स के ऊपर। बेटा, जो गिलास के वाल्स को रोशन कर देती है, जो गिलास के वाल्स हैं ट्यूब को रोशन कर देती है, ठीक है, अपोज टू द कैथोड, कैथोड के अपोज साइड मतलब एनोड वाली साइड को रोशन कर देती है। द कलर ऑफ द ग्लो ऑफ द फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड ऑन द walls of the glass depends upon the composition of the glass, ये डिपेंड करता है composition of the glass। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। ये जो बेटा कैथोड रेज हैं जो कैथोड से निकलते एनोड की तरफ जाते हैं, ये समझे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि गैस को हमने आयनाइज किया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन को पहले कहा जाता था कैथोड रेज, आजकल उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इसका मतलब है इन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज या कैथोड की प्रॉपर्टीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज। तो कैथोड की देखो प्रॉपर्टीज तो आपको पहले बता चुका हूं कि कैथोड जो रेज है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये जो कैथोड रेज हैं जिनको हम आजकल कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये मैकेनिकल प्रेशर भी लगाते हैं। अगर इनके ऊपर इनके सामने पेडल व्हील हो तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाते हैं, उनको मूव भी करवाते हैं। इसका मतलब है इनमें काइनेटिक एनर्जी भी है या इनमें मोमेंटम भी है, इनका मास और वेलोसिटी भी है, इनका मास भी है और वेलोसिटी भी है इनकी। और ये जो कैथोड रेज हैं जब एनोड को टकराते हैं, ये कैथोड रेज कैथोड से निकलते हैं, एनोड को जब हिट करते हैं तो एनोड में से एक्स रेज निकलते हैं, एनोड में से एनर्जी की वेव्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं एक्स रेज। तो इसका मतलब है एक्स रेज तब बनते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं एनोड को जाकर। देखो यही इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं एनोड को तो उसमें से रेज निकलते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स रेज। और एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है एनोड के मास, जिससे एनोड का मास बढ़ता जाएगा एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती जाती है। ये हेनरी मोजले ने रिसर्च की थी इसके ऊपर, उसने कहा था जैसे एनोड का मास बढ़ता जाता तो एक्स रेज की वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। और ये एक्स रेज गैस को ये जो कैथोड रेज है गैस को आयनाइज कर देती है, ये कैथोड रेज गैस को आयनाइज कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गैस में से निकालते हैं। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को टकराते हैं, न्यूट्रल गैस के मॉलिक्यूल को टकराते हैं, उसको भी आयोनाइज कर देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। इसका मतलब है ये केमिकल चेंज भी पैदा करते हैं, केमिकल चेंज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गैस को आयोनाइज कर देते हैं, जो न्यूट्रल गैस के मॉलिक्यूल्स उनको आयोनाइज कर देते हैं। ये जो कैथोड रेज हैं ना तो डिपेंड करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, ना डिपेंड करते हैं गैस के नेचर के ऊपर। इसका मतलब है गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, गैस कोई भी हो, डिस्चार्ज ट्यूब कोई भी इस्तेमाल कर दें, कोई भी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर दें, कैथोड की प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कैथोड रेज है इनकी चार्ज भी एक जैसी है और मास भी एक जैसा है, और ये चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज टू मास रेशियो गैस से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी या हीलियम गैस होगी, इनका चार्ज टू मास रेशियो एक जैसा आएगा सारी गैसेस का। इसका मतलब ये जो कैथोड रेज हैं
गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करते। ये अहम क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन आया हुआ है। और जो एनोड रेज है उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करता है। बेटा कैथोड जो रेज है उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड नहीं करता, गैस की नेचर से इंडिपेंडेंट है। जबकि एनोड जो रेज अभी हम पढ़ेंगे जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करता है, जबकि कैथोड का चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। और जो चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज का है वो बेटा ज्यादा होता है एनोड रेज से। तो ये कैथोड रेज की हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ना है और वो प्रॉपर्टीज ही याद करनी है। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में से आएगा। और वैसे जो पीएमसी का सिलेबस उसके अंदर एनोड रेज है, कैथोड रेज नहीं है, मगर हमने दोनों पढ़ने। हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, कंपैरिजन आ जाए इसके हवाले से। अच्छा तो बेटा प्रॉपर्टीज पढ़नी हमने कैथोड रेज की। अच्छा तो पहली बात है कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। 1895 के अंदर जे पेरियन शोड दैट कि कैथोड रेज when cathode is passed between the poles of magnetic field, ठीक है, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से मुड़ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ जाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ेंगे, इससे पता चलता है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि मैग्नेटिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ते हैं। और जे थॉमसन ने 1897 के अंदर कहा था कि these rays are deflected by electric charge, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये जो कैथोड्स है इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और ये पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव पोल है उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, इससे पता चलता है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है ये कैथोड्स इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से गुजारेंगे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये रेस किसी तरफ मुड़ेंगे नहीं, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ेंगे। अगर इनको हम पास करेंगे किस में से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में से गुजारेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो इसका मतलब ये जो रेज हैं स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं। अगर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मुड़ जाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के मुड़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और दोनों एक दूसरे का असर खत्म कर दें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का असर खत्म कर दें तो ये जो रेज होंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका असर खत्म हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये मैग्नेट जो ये रेज होंगे ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मुड़ेंगे नहीं। तो देखो ये नोट कर दो कि जे पेरियन ने कहा था कि जो रेज है, जो कैथोड रेज हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड से मुड़ जाते हैं और मैग्नेटिक के पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ते हैं। और जे थॉमसन ने कहा कि ये जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ जाते हैं, इससे पता चलता है इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं थॉमसन फाउंड दैट बाय केयरफुली कंट्रोलिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड द मैग्नेट वर बोथ अराउंड द ट्यूब would get the cathode strike the tube at a point 1। इसका मतलब है ये आगे इस फिगर में भी दिया गया है, एक पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 3, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और एक है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर खत्म हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन में पास करेंगे। देखो फिगर 1 जो थी बेटा इसके अंदर भी देख लो, ये देखो, ये सपोज करते हैं अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ जाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं और एक दूसरे का असर खत्म हो जाता है तो फिर ये जो रेज होंगे वो स्टिल होंगे। तो ये जो बुक में फिगर दी गई है इसकी, बेटा बुक में भी इसकी फिगर मौजूद है,
ठीक है, कि ये जो रेज हैं जब इनको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में से गुजारेंगे और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का असर खत्म कर दें तो ये जो रेज होंगे वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, उड़ेगी नहीं। मगर मेन मकसद यही है इसका कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, जो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। कॉपी करें एक नहीं होता बस रखता नहीं बार बारह में। अब यहाँ पे तस्वीर भी दी गई है इसकी। किदा गई ऊपर नादो देख रहा ओ हम मूल है वो जगह सही है। ठीक है बेटा, इसकी तस्वीर भी दी गई है। ठीक है, ये देखो ये 2 पर आ गया है, ये किसकी वजह से डिफ्लेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये जो डिफ्लेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है 3 पर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होंगे तो ये बिल्कुल डिफ्लेक्ट होंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस भाई बराबर है ऑन द स्ट्राइक बल्ब्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। जब ये ग्लास ट्यूब के साथ टकराते हैं तो अच्छे से बोले लगी ठीक है एक रोशनी पैदा होती है ग्रीन कलर की। दीज रेस आर प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन रेयर अर्थ मेटल्स एंड मिनरल्स से टकराते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स के साथ मिनरल के साथ टकराते हैं तो भी उसमें से फ्लोरेसेंस पैदा होती है। When they are placed in the path of these rays, aluminium Al2O3 तो ग्लो कलर का ग्रीन कलर रेड कलर देगा। बेटा जो एल्यूमिनियम है वो रेड कलर की ग्लो देगा और जो टिन स्टोन होता है वो येलो कलर का ग्लो देगा। मतलब जो टिन होगा तो येलो कलर की रोशनी देगा। ये तो मामी क्या नहीं और जो आई है तो बिगड़ना आई तो थोड़ा कपड़ इनका मास भी है, इनका वेलोसिटी भी है। बेटा इनका मास और वेलोसिटी से साबित हो जाता है और इससे साबित हो जाता है ये मैटर है। ये तो दीज रेस कैन ड्राइव स्मॉल पेडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में रखेंगे दे शो दैट, ये शो क्या करता है कि दीज रेस पजेस मोमेंटम, मोमेंटम भी है जो कैथोड रेज है। और इससे पता चलता है इनकी मटेरियल नेचर है, मैटर है ये, हैविंग डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो है प्रॉपर्टी है जो साबित करती है कि ये मैटर है, जो कैथोड है वो मैटर है, इनकी मोमेंटम है। बेटा ये कि ये जो रेज हैं ड्राइव करते हैं किसको? स्मॉल पेडल व्हील, उनको रोटेट करवाते हैं। इससे साबित हो जाता है कि इनमें मोमेंटम है, इनका मास भी है, वेलोसिटी भी है। और ये जो रेज है मटेरियल के बने हुए, मैटर के बने हुए। अच्छा, उसके बाद कैथोड फ्लूइड्स एक्सरेज। जो कैथोड रेज हैं ये एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं जब कैथोड रेज एनोड को जाकर टकराए। बेटा ये कैथोड रेज जब एनोड को जाकर टकराते हैं तो एनोड में से एक्सरेज निकलते हैं। एनोड में से एनर्जी की वेव्स निकलती है जिनको हम कहते हैं एक्सरेज, जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सरेज, जिनको बाद में मेडिकल में यूज किया जाता है। मतलब बाद में पहले जब ये दरियाफ्त हुई उसके बाद इनको मेडिकल में अब यूज किया जाता है एक्सरेज को, वो सेम एक्सरेज है। और एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है एनोड के मास।
जैसे एनोड का मास बढ़ता जाएगा, एनोड का एटॉमिक मास बढ़ेगा तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। और इसका मुताला किया था हेनरी मोजले ने। अच्छा, व्हेन स्ट्राइक एनोड, जब ये कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, किसको, एनोड को टकराते हैं, एक्स रेज पर बनते हैं विथ लार्ज एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास लार्जर होगा, एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। इसका मतलब है एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो डायरेक्ट, एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है एनोड के मास पे। जितना एनोड का मास ज्यादा होगा, एक्स रेज की वेवलेंथ शॉर्ट होगी। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन फॉल ऑन द मेटल, जब ये मेटल पर गिरते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब ये मेटल पर गिरते हैं, मेटल को हिट करते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन कैथोड रेज फॉर्म ए कॉनकेव कैथोड, अगर हम कॉनकेव कैथोड यूज करेंगे तो ये रेज सब एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। अगर हम कॉनकेव कैथोड यूज करेंगे, अगर कॉनकेव कैथोड यूज करेंगे तो ये जो सारे रेज हैं सब एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, सब मर्ज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। अगर हमने कॉनकेव कैथोड यूज किया तो ये जो रेज निकलेंगे, जो रेज प्रोड्यूस होंगे वो आपस में मिक्स मर्ज हो जाएंगे, एक ही पॉइंट से सारे रेज गुजरेंगे अगर हमने कॉनकेव कैथोड यूज किया। फोकस ऑन द प्लैटिनम फॉयल, उनको फोकस करेंगे प्लैटिनम फॉयल के ऊपर तो वो बिगिन टू ग्लो, उसको क्या कर देते हैं, ये ग्लो कर देते हैं। दिस कैन कॉज मैकेनिकल चेंज, ओके सॉरी केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज भी लाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं ये, जब ये गैस को हिट करते हैं, मेटल को हिट करते हैं, मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो केमिकल चेंज होती है। दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट, इनमें रिड्यूसिंग इफेक्ट है बेटा, इनमें क्या है, रिड्यूसिंग इफेक्ट है ये। जाहिर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किसी और को जाकर रिड्यूस करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये किसी मेटल को हिट करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई और एटम उसको गेन करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल, ये जो कैथोड रेज हैं बारीक मेटल फॉयल में से पास हो जाते हैं। अगर एल्यूमिनियम का बारीक फॉयल हो बेटा, एल्यूमिनियम का बारीक फॉयल हो या गोल्ड फॉयल हो या किसी मेटल का बारीक सा फॉयल हो, तो उसमें से ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं विदाउट परफोरेशन द फॉयल, बगैर सुराख किए। मतलब ये जो रेज है विदाउट होल किए हुए, किसी मतलब होल नहीं करेंगे, होल के बगैर ये पास हो जाते हैं विदाउट परफोरेशन द फॉयल, विदाउट परफोरेशन इन द फॉयल, बगैर होल किए हुए पास हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉयल में, गोल्ड फॉयल में से ये पास हो जाएंगे। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज शो दैट दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, ये सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज टू मास रेशियो साबित करता है ये सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि चार्ज भी फिक्स है और मास भी इनका फिक्स होता है। जे थॉमसन कंक्लूडेड, जे थॉमसन की कंक्लूजन थी ये, क्या कंक्लूजन थी कि कैथोड जो रेज हैं कितने वो सिर्फ वही थे, बीजे कौन करें, कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स, कितने करें, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बने हुए, मतलब कि जो कैथोड रेज है एक्चुअली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, रुद्र अच्छा करें, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं। अरे ये कहते हैं जो बचे बीजे स्टोनी ने इनका नाम रखा था इलेक्ट्रॉन, स्टोनी नेम दीज पार्टिकल्स एज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नाम है वो स्टोनी का रखा हुआ है। और जे थॉमसन ने इनका चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू किया था, चार्ज डिवाइड बाय मास, E अपॉन एम रेशियो। E चार्ज 1.602 into 10 power minus 19 कूलम, 9.11 into 10 power minus 31 प्रोग्राम मास है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज मास रेशियो 1.758 बेटा, 1.758 into 10 power 11 कूलम पर किलोग्राम ये चार्ज है।
ये बेटा इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है, चार्ज मास रेशियो। इसका मतलब है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगी बेटा, 1 किलोग्राम जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज होगी 1.758 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। देखो 1 किलोग्राम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का 1 किलोग्राम हो तो उनके ऊपर जो चार्ज होगी वो 1.758 10 पावर 11 कूलम चार्ज होगी। ये बेटा चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का बता रहा है। और ये पंजाब फेडरल की बुक में लिखा भी है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो बराबर है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितनी है 1.758 10 पावर कूलम चार्ज होगी 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर पूछे आपसे 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज होगी बेटा, 1.758 10 पावर 9 चार्ज होगी, वो 1.758 10 पावर 8 कूलम चार्ज होगी। 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर चार्ज होगी 1.758 into 10 पावर 8 कूलम चार्ज होती है 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बेटा इलेक्ट्रॉन का 1 ग्राम है, उसके ऊपर 3 चार्ज, अगर 1 किलोग्राम है तो इतनी चार्ज होगी कूलम इलेक्ट्रॉन। He found that charge upon mass ratio will remain the same, वो कांस्टेंट होगी और वो गैस पे नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। अहम बात है कि चार्ज टू मास रेशियो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। गैस कोई भी हो, हल्की हो हेवी हो, चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट होगा। जितने भी गैसेस हैं उनका चार्ज टू मास रेशियो जो है कैथोड रेज का क्या होगा, एक जैसा होगा, वो गैस नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है जितने भी गैसेस हैं, ये जितना भी मैटर है, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, कि चार्ज भी एक जैसी है और मास भी एक जैसा है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का। Meaning that all the atoms contains electrons, जितने भी एटम्स हैं सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके ऊपर जो चार्ज होती है वो एक जैसी होती है, उनका मास भी एक जैसा होता है। और अगर ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो बेटा ये टॉपिक फेडरल की बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये फेडरल की बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ लो। ये सेम सारी बातें वही है, पंजाब की बुक के अंदर वही पॉइंट्स हैं जो फेडरल की बुक में, मगर उसके अंदर थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है डिटेल के अंदर। हाँ, अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी, अब देखो वही है कि किसी भी गैस को हम आयोनाइज करते हैं तो एक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे होते हैं इसके अंदर पॉजिटिव आयंस जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन। अगर सपोज करते हैं नियॉन को आप आयोनाइज करते हैं तो नियॉन आयंस बनेंगे और इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम कहते हैं एनोड रेज। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इनको हम कहते हैं एनोड रेज। बेटा ये कैथोड रेज है, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज हैं, और जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको हम कहते हैं एनोड रेज। अगर हीलियम को आप आयोनाइज करेंगे तो हीलियम आयन बनेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो एक जैसे सब है, तो कैथोड रेज सब एक जैसे होंगे, मतलब उनकी जो समझे चार्ज मास रेशियो। मगर जो एनोड रेज है बेटा, एनोड रेज जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव आयंस, उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करेगा। देखो उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आयन का जो मास होगा वो अलग अलग होगा, हर आयन का मास अलग अलग है, इसलिए उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन होगी तो हाइड्रोजन की सबसे हल्की गैस है और उनका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा एनोड रेज का। तो एनोड जो रेज हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव आयंस, क्योंकि गैस को जब भी हम आयोनाइज करते हैं तो
एक होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो गैस के दूसरे मॉलिक्यूल से उसको आयनाइज कर देते हैं, उसको हिट करते हैं, उसको आयनाइज कर देते हैं, और आयनाइज करने के बाद एक तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसमें से और दूसरे बनते हैं पॉजिटिव आयन्स, जिनको हम कहते हैं एनोड रेज। ये एनोड से निकलते हैं कैथोड की तरफ जाते हैं। ये जो रेज हैं एनोड रेज जिनको बोलते हैं, ये बेटा एनोड रेज है, ये एनोड रेज है समझे, या पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं, या प्रोटॉन भी बोलते हैं उनको, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं। और इनको दरियाफ्त किया था गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने दरियाफ्त किया था, और गोल्डस्टीन ने कैथोड के अंदर थिन होल्स बना दिए। गोल्डस्टीन ने जो कैथोड था उसके अंदर थिन होल बना दिए, और उसने देखा कि कुछ ऐसे रेज हैं जो उन होल्स में से पास हो रहे हैं, जो कुछ रेज हैं जो एनोड की साइड से आ रहे हैं कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और जो कैथोड के अंदर होल्स हैं उनमें से ये पास हो रहे हैं, तो उनको नाम दिया था केनाल रेज का, क्योंकि वो केनाल में से पास हो रहे थे, होल्स में से पास हो रहे थे, तो उनको केनाल रेज भी कहा जाता है। बेटा एनोड रेज, पॉजिटिव रेज या केनाल रेज, क्योंकि ये इन होल्स में से पास होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो, जो एनोड रेज इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और जो एनोड रेज हैं इनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करता है। हर गैस का अलग अलग होगा, हर गैस का चार्ज टू मास रेशियो अलग होगा। दूसरी बात, इनका चार्ज टू मास रेशियो जो एनोड रेज हैं उनका कैथोड रेज से कम होता है। जो एनोड रेज हैं बेटा इनका चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज से कम होता है। रीजन क्योंकि इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन का मास ज्यादा है। बेटा देखो उसके अंदर है प्रोटॉन्स हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं हैवी होते हैं, उनका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा है उसका मतलब है रेशियो की वैल्यू होगी कम होगी, चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास। इलेक्ट्रॉन क्योंकि लाइटर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, कम होगा। बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है। जबकि जो एनोड रेज है उनका प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन 1836 गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैवी है, तो इनका एनोड रेज का मास क्या होगा, जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उनका चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज के मुकाबले में कम आएगा, ये नोट कर दो पहली बात। और जो एनोड रेज है उनका चार्ज टू मास रेशियो सबका एक जैसा नहीं होगा। जो हल्के में हल्की गैस होगी बेटा, जो लाइट गैस होगी, ठीक है, जिसके आयन का मास कम होगा, जिसके आयन का मास क्या होगा, कम होगा, उसका चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होगा, ज्यादा है। जो लाइट गैसेस हैं बेटा, जो हल्के में हल्की गैस होगी उसका चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है एंटी टेस्ट के अंदर कि चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी या किसके लिए कम होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है गैस के नेचर पे। जो लाइट गैसेस हैं उनका चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एनोड रेज के लिए, ठीक है। तो अब ये एनोड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि इन 1886 जर्मन फिजिक्स गोल्डस्टीन टू के डिस्चार्ज ट्यूब बनाए विद कैथोड हैविंग एक्सट्रीमली होल्स, उसके अंदर क्या थे, होल्स बना दिए थे, थिन होल्स बना दिए थे, स्मॉल होल्स बना दिए थे। इसका मतलब है जो एनोड था उसके अंदर उसने होल्स बना दिए, कैथोड के अंदर उसने होल्स बना दिए, जो कैथोड था उसके अंदर होल्स बना दिए थे। इसको कहते हैं परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड यूज किया था उसने, होल्स वाला कैथोड, ताकि एनोड जो रेज होंगे उन होल्स में से पास हो जाए। When the large potential difference is applied, ज़ाहिर है आपको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। वही गैस है, वही डिस्चार्ज ट्यूब है, गैस में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमें ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। It is observed that while the cathode rays traveling from cathode to anode, हम पढ़े थे कि कैथोड जो रेज है वो ट्रेवल करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, कैथोड से दूर जाते हैं, वो एनोड की तरफ जाते हैं,
जबकि एनोड जो रेज है, जो एनोड रेज है वो एनोड से दूर जाते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं, वो अपोज मूव करते हैं। जो एनोड रेज है वो अपोज मूव करेंगे। अच्छा, these rays after passing through perforated cathode, ये जो एनोड रेज हैं ये पास होंगे किसमें से बेटा? होल्स में से पास होंगे। जो कैथोड के अंदर होल्स बने हैं उनमें से पास होंगे। फ्लूइड्स ग्लो, और क्या करते हैं? ग्लो करते हैं ऑन द वॉल्स अपोज टू द एनोड। एनोड के जो अपोज है वहां पे ग्लो करेंगे। एनोड की अपोज साइड पर, मतलब कैथोड की साइड पर ये रोशनी पैदा करते हैं। ये जो ग्लो पैदा करते हैं वो कैथोड की साइड पर करते हैं। These rays pass through the canals, इसमें से पास होते हैं, होल्स में से पास हो जाते हैं। ठीक है, जो कैथोड के अंदर होल्स है उसमें से पास हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज। अच्छा, अब आते हैं आगे क्या कहता है ये रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। कहते हैं पॉजिटिव रेज बनते क्यों हैं? ये तो आपको मैंने पहले बता दिया कि गैस जब आयनाइज होती है तो बेटा उसके अंदर पॉजिटिव आयंस तो बनते हैं। कोई भी गैस आयनाइज हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नियॉन हो, कोई भी गैस आयनाइज हो उसमें से पॉजिटिव आयंस बनते हैं। उन पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं पॉजिटिव रेज। ये कहता है दीज पॉजिटिव रेज these positive rays are produced when high speed cathode rays, जो हाई स्पीड कैथोड रेज है जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, स्ट्राइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये हिट करते हैं किसको? गैस के मॉलिक्यूल्स को। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उसको हिट करते हैं कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स, उसी को क्या कर देते हैं? आयनाइज कर देते हैं। दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं किसमें से? गैस में से। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैस को आयनाइज कर देते हैं। डिस्चार्ज में जो गैस उसको आयनाइज कर देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स वो हिट करेंगे इसको और उसको आयनाइज कर देंगे। देखो ये मेटल है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन इसको हिट किया, उसके बाद इसको आयनाइज कर दिया। ठीक है, फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड। और क्या बन गए? पॉजिटिव आयंस बन गए, पॉजिटिव आयंस बन गए। इनको हम कहते हैं एनोड रेज। बेटा ये एक्चुअली कैथोड रेज हैं। ये हिट करते हैं किसको? गैस को, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, गैस को आयनाइज कर देते हैं, गैस को ये आयनाइज कर देते हैं। ठीक है, उसमें से आगे गैस इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इनको हम कैथोड रेज कहते हैं। और ये बन गए पॉजिटिव आयंस। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। बस ये आखिरी है, बस इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ना है बेटा। प्रॉपर्टीज, properties of the anode rays. They are reflected by electric field as well as magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाता है। चार्ज है तो चार्ज जिसके ऊपर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बेटा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। न्यूट्रॉन नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इनके ऊपर चार्ज कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की
नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ जाते हैं, कुछ पॉजिटिव है। These rays travel in the straight line, ये स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं इन द डायरेक्शन अपोज टू द कैथोड रेज, कैथोड रेज के अपोज साइड पे मूव करते हैं, मतलब कैथोड रेज की अपोज साइड से मूव करेंगे। दे प्रोड्यूस फ्लैशेस, फ्लैशेस पैदा करते हैं, मतलब ब्राइट फ्लैशेस ऑन द जिंक सल्फेट। जब ये जिंक सल्फेट को टकराएंगे, जिंक सल्फेट को टकराएंगे तो ये उसको रोशन कर देते हैं, ब्राइट फ्लैशेस पैदा करते हैं। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज सिमिलर, ये नोट कर दो, बहुत अहम बात है। देन आप लिखना बेटा, चार्ज मास रेशियो उनका सिमिलर होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करनी, चार्ज मास रेशियो इलेक्ट्रॉन से सिमिलर है, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो इसलिए एनोड इसका सिमिलर है क्योंकि एनोड का जो मास है वो ज्यादा होता है या प्रोटॉन्स का मास ज्यादा है। E अपॉन एम रेशियो है, एक में लेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे में लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हैवी है इसलिए चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा? सिमिलर होगा। बेटा चार्ज टू मास रेशियो सिमिलर है क्योंकि जो आयंस होते हैं उनका मास क्या होता है? ज्यादा होता है इस इलेक्ट्रॉन से, इसलिए। एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ये भी नोट कर लो। और इनका जो चार्ज मास रेशियो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, ये बहुत अहम बात है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेटा यही चीजें आती हैं। जो एनोड है उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करता है, जो एनोड है उनका चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड करता है, जबकि कैथोड का चार्ज टू मास रेशियो गैस पे डिपेंड नहीं करता। हेवियर गैसेस का सिमिलर होगा चार्ज टू मास रेशियो। देखो E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड इज सिमिलर और हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम। बेटा E अपॉन एम रेशियो जो एनोड का होगा वो सिमिलर किसके लिए होगा? बेरिलियम के लिए, क्योंकि बेरिलियम का मास ज्यादा होगा, बेरिलियम के जो आयन का मास होगा वो ज्यादा होगा। बेटा जो बेरिलियम है उसके मास, जो आयन का मास होगा वो लार्जर होगा इसमें, और इसमें चार्ज मास रेशियो जो हायर होगा वो किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। एनोड रेज जो है, जो एनोड रेज है उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे जो ग्रेटर होगा एनोड रेज का वो हाइड्रोजन का होगा। तो हाइड्रोजन हल्की गैस है, तो ये बात बता रहा है। हेवियर गैसेस, जो गैसेस हेवियर हैं, ठीक है, उनका चार्ज मास रेशियो क्या होगा? सिमिलर होगा एनोड रेज का। व्हेन हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, E अपॉन एम रेशियो वैल्यू इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किसके लिए होगा? हाइड्रोजन का होगा इन कंपैरिजन टू एनी ऑफ द अदर गैस। क्यों? कहते हैं एम ऑफ द लोएस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, जो मास होगा वो पॉजिटिव पार्टिकल का क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है। बेटा हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन, जबकि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन, बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन। इसलिए हल्के में हल्का जो आयन होगा वो हाइड्रोजन आयन, जो हल्के में हल्का पॉजिटिव आयन होगा वो बेटा हाइड्रोजन गैस ही बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा होगा। तो लोएस्ट जो पॉजिटिव पार्टिकल का मास होगा वो हाइड्रोजन का होगा, इसलिए चार्ज टू मास रेशियो हाइड्रोजन का मैक्सिमम होगा। Hence the positive particle obtained from hydrogen gas is the lightest, वो लाजिमत lightest होगा क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है।
among the positive particles, जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं या जितने भी पॉजिटिव रेज हैं उनमें हल्के में हल्का जो पॉजिटिव रेज है वो हाइड्रोजन का है। जो बेटा हल्के में हल्का पॉजिटिव रेज है वो हाइड्रोजन से है। दिस पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन, जिसका नाम सजेस्ट किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का नाम सजेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। गोल्डस्टीन ने दरियाफ्त किया था बेटा, गोल्डस्टीन ने दरियाफ्त किया था, मगर उसका जो नाम सजेस्ट किया गया था, जैसे इलेक्ट्रॉन की जो दरियाफ्त है वो जे थॉमसन की, मगर नाम स्टोनी ने रखा था इलेक्ट्रॉन का। इस तरह प्रोटॉन को जो दरियाफ्त किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था, मगर नाम सजेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। द मास ऑफ ए प्रोटॉन 1836 टाइम्स मोर देन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज इतना ही काफी है और बाकी कल पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन।